नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खान सर का एईडीओ का जीएस पेपर का सेट, और ये सेट पेपर होगा 6 नंबर। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आप सभी, प्रैक्टिस सेट पेपर 6 नंबर देखेंगे हम सभी। क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत होती है? तो ये होती है 70%। और देखेंगे इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeO होता है, ठीक है। और मुख्यतः ये मैग्नेटाइट पाए कहाँ जाते हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी 1854 में, है ना। और देखेंगे भारत में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना, तो ये 1818 में स्थापित हुई थी, है ना। और ये स्थापित हुई थी फार्ट ग्लास्टर, कोलकाता में, ठीक है। और फिर देखेंगे तो ये जो 1854 वाला है, इसको ना आप देखेंगे तो इसे प्रथम सफल कारखाना, है ना, कहा जाता है, जो मुंबई में कवासजी डावर के द्वारा स्थापित किया गया था। और भारत में कॉटन पॉलिश के नाम से मुंबई को जाना जाता है। कॉटन पॉलिश के नाम से मुंबई को जाना जाता है क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य अनाज कृषि एक महत्वपूर्ण फसल है ना। तो ये है गेहूं का। नेक्स्ट है देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। तो ये है आपके जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, है ना। देखेंगे जन्म दर जो नई जनसंख्या जोड़ती है, और मृत्यु दर जो जनसंख्या घटती है, और जीवन प्रत्याशा जो लोगों के दीर्घकालिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जीवन प्रत्याशा। चले नेक्स्ट है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है ना। तो ये है आपके समशीतोष्ण कटिबंध। चलें नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है ना। तो ये संबंध रखती हैं उपयुक्त में कोई नहीं, और उपयुक्त में एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्लियर होगा, है ना। भारतीय ग्रीष्म मानसून का प्रदर्शन कई वायुमंडलीय विशेषताओं से संबंध है। जैसे आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये भी होगा, ठीक है। ITC-जेट, है ना, ITC-जेट के खिसकने से, ये भी होगा, है ना। और तीसरे की बात करें तो तिब्बती उच्च और लानीना, ठीक है ना। तो ये सारे आंसर हैं। चलिए, और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। नीचे देखेंगे सूची 1 झील और सूची 2 झील के प्रकार, है ना। तो देखेंगे हम लोग भीमताल झील, ये है आपके टेक्टोनिक झील के प्रकार हैं, है ना। और बात करें हम लोग अष्टामुंडी झील की, है ना। तो ये है आपके अनूप या पश्च जाल झील, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गोहन झील, है ना। तो ये है आपके भूस्खलन प्रकार के झील। नेक्स्ट है लौहर झील, तो ज्वालामुखी पहाड़ का मुख्य। इसका आंसर होगा बी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भूपेन हजारिका सेतु। और यह पुल न असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही कुट चुनिए, ठीक है। देखेंगे सूची 1
और सूची 2। तो इसमें देखेंगे हम लोग दर्रा, ठीक है, उसके बाद अवस्थिति इनके देखेंगे। तो जोजिला दर्रा ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, वहीं नाथुला दर्रा ये है सिक्किम में, और बोमिडला दर्रा तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? तो इसका आंसर होगा बी 2.4%। नेक्स्ट है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक है ना? तो ये आवश्यक है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम करते हैं, और चौथा पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, है ना? अनुसूचित जनजाति घोषित करने के आवश्यक तत्व यही है। चले नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है ना? तो ये भाग नहीं लेते हैं संसद के सभी सदन के मनोनीत सदस्य, है ना? और महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे रुक जाइए भाई, और भी होगा इसका, मैं सिर्फ एक देख करके टिक कर दी हूँ, चलिए सॉरी, है ना? देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है ना? तो ये भाग नहीं लेते हैं, अच्छा सॉरी मेरे से, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो भाग नहीं लेंगे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे, और है ना, और दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। आंसर नंबर ए होगा, ठीक है, आंसर नंबर ए। एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। महाभियोग 61 में अभी मैं बताई हूँ, है ना, देखेंगे। और महाभियोग ना एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, और यह संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। नहीं तो मुझे लग रहा था कि शायद ये आंसर मिस प्रिंट तो नहीं दे दिया, मैं जल्दी में गलत कर दी हूँ, सॉरी इसके लिए, है ना। तो संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। आगे देखेंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे चुनाव में भाग लेते हैं। चलें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है ना, लिखित है और दूसरा संघीय है। आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल प्राइजेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का सही आशय प्रदान करता है? तो ये प्रदान करते हैं कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना, और ये चीजें ना ब्रिटिश टाइम में कुछ ज्यादा ही था। जब आप देखेंगे रेलवे आ गया, है ना, तो भारत के सुदूर एरिया में, और है ना, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह आवागमन आसान हो गया, जिसकी वजह से और कुटीर उद्योगों को आघात पहुंचा। यहीं पे हम लोग समझ लेंगे मौसमी बेरोजगारी को, मौसमी बेरोजगारी को, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी को देखेंगे तो इसमें गैर कृषि मौसम के दौरान किसानों का बेरोजगार होना, है ना, यह मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण है। वहीं बात की जाए डिसगाइज्ड बेरोजगारी की, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी की, है ना, तो इसमें एक छोटे खेत पर कार्य करने वाला परिवार जहां कम लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है, यह छिपी हुई बेरोजगारी का उदाहरण कह सकते हैं। क्वेश्चन है जो देखेंगे, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो विनिर्माण क्षेत्र आते हैं आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। और देखेंगे हम लोग
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे आप लोग तो कृषि वगैरह आ जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ना सेवा क्षेत्र आ जाता है, सर्विस सेक्टर, है ना। चलें हम लोग देखेंगे द्वितीय क्षेत्र को एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके विनिर्माण द्वारा उपयोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कपास के रेशा का उपयोग करके कपड़ा बनाना एक विनिर्माण प्रक्रिया है, ठीक है। और जैसे कृषि वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे अभी एग्रीकल्चर रूप में ही है, मतलब तो उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड आए हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करें कि सही कूटों का चयन कीजिए। राजनीतिक संगठन संस्थापक, है ना। तो इसका आंसर होगा, देखेंगे खाकसार, खाकसार। तो इसका आंसर होगा, जस्ट सेकेंड, खाकसार, है ना। तो ये इनायतुल्ला मसरी की। नेक्स्ट है सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। तो ये है आपके जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, है ना। तो ये है आपके BR अम्बेडकर, है ना। चलिए, और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, छूट गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था, है ना। इसका आंसर होगा MA जीना, MA जीना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पाकिस्तान का नामांकन चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था एवं पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम देखें आप तो मोहम्मद अली जीना के द्वारा किया गया था। और पाकिस्तान के प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान MA जीना ने किया था। ये भारत विभाजन के प्रमुख समर्थकों में से एक थे, मतलब प्रमुख समर्थक थे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ। तो ये आरंभ हुआ था 1930 दांडी मार्च से, है ना। देखेंगे दांडी मार्च को, तो है ना, दांडी यात्रा ना, ये देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था और दांडी यात्रा नमक कानून के विरोध में की गई थी। और यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ ये मार्च किया था, है ना। और ये कुल 24 दिन तक चला था, है ना। मतलब 24 दिन तक की यात्रा थी, है ना, साबरमती आश्रम से दांडी तक की, और 240 मील की पद यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, है ना। तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण, तो चलें देखेंगे हम लोग इसके पर। चलिए पहले इसको करेंगे, उसके बाद पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस करना छूट गया था तो उसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे नाइट मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण देखेंगे, तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन 1942 में जो है को अस्वीकार किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई थी। फिर आप देखेंगे 1945 में वेवेल योजना को ना इसने स्वीकार किया, जबकि 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा का सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये पारित किया था 1929 ईस्वी लाहौर में, 1929 ईस्वी लाहौर में। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो उस समय लाहौर का INC का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? JLN, जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। और इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929
ठीक है। 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया और इसके बाद 26 जनवरी 1930 से, ठीक है ना, पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और ये वर्तमान समय में भी आप देखेंगे तो 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चले नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसके विफलता के कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं। थर्ड, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, है ना। चलें देखेंगे हम लोग, तो इसमें एक और पॉइंट याद रखेंगे, है ना। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी, है ना। और 1857 की क्रांति का पहला प्रारंभ जहाँ से हुआ था वो देखेंगे तो यह 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और दिल्ली तक गया। और उस समय ना दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट है जो देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो ये किया था आपको सती प्रथा। और सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1929 सॉरी ओहो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, जस्ट फ्यू सेकेंड, है ना, 1829 में, 1829 में। चलिए, और राजा राम मोहन राय के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, ये एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपको 1878 में, 1878 में, है ना। ध्यान देंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाने और उन्हें जब्त करने का अधिकार दिया था, है ना। और ध्यान देंगे 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था। फिर इसे निरस्त कौन किया? तो रिपन ने किया था। चलें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह किसने लिखा है? यह किसने लिखा? तो यह लिखा है लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। देखेंगे लॉर्ड कर्जन का टाइमिंग था 1899 से 1905 तक भारत के ये वायसराय रहे और कर्जन ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान कहा था कि मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह महान महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने स्थापित की थी सूरत में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? कौन घटी? तो ये थी बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। ठीक है, चले नेक्स्ट देखेंगे, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, है ना। तो इसका आंसर होगा अकबर के, ये लोग अकबर के राज दरबारी थे। चलें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसी में एक और पॉइंट हम लोग देख लेंगे। अबुल फजल के अनुसार ना अकबर के तस्वीर खान में 17 कलाकार थे। कितने कलाकार थे? तो 17 कलाकार थे। वहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो ये थी फारसी। एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। फारसी ईरान की मूल भाषा है जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान में दारी और ताजिकिस्तान में ताजिक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? है ना, तो ये खरीदा था 1 लाख जितल पर। एक्सप्लेनेशन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुजरान अभियात से लौटते समय 1 लाख जितल में खरीदा था और इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है ना। और इल्तुतमिश जो बाद में दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण शासक बना और यही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान हुआ? तो ये हुआ था आपके कर्नाट राजवंश के समय में हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था? है ना, तो ये किए थे आपके भारतीयों ने। चले देखेंगे एक्सप्लेनेशन है। और इसके अलावा देखें तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज, पाई का खोज किया था। पाई का मान कितना होता है? 22/7, है ना। तो इसकी खोज की थी इन्होंने। और शून्य की खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत पुस्तकों की रचना की है। ठीक है, ध्यान देंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है तो ये है विम कडफिसेस। देखेंगे हम लोग, विम कडफिसेस प्रथम कुषाण सम्राट थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। यद्यपि स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम भारत में इंडो ग्रीक ने करवाया था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश होता है। तो ये समावेश होता है महाभारत में। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें। धन्यवाद। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो उन्होंने अपने शासन के, है ना, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। और उन्होंने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, जो भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है। और कलिंग युद्ध के बाद ना अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चले नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? है ना, तो ये थी आपके वैशाली में। ध्यान देंगे, है ना। इसको ना स्थापित किसने किया था? प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी तो लिच्छवी वंश स्थापित किया था। लिच्छवी वंश ने स्थापित किया था। और ये कहाँ है? बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, है ना। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तो ये हुआ था आपके भद्र बाहु द्वारा, है ना। चलिए देखेंगे तो श्रावण बेलगोला जो है ये दक्षिण भारत में जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, बरौत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, है ना। तो ये केंद्र थे बौद्ध धर्म के। देखेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। बरौत जो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। वहीं बात करें अमरावती की तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। और इसमें दोनों स्थान पर बौद्ध स्तूप और मराठों के अवशेष मिले हैं, है ना। देखेंगे भरौत स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, जबकि अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। ध्यान रखेंगे, अमरावती सातवाहन काल में। नेक्स्ट है, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है ना। तो इसका आंसर होगा दुर्ग, है ना। देखेंगे वैदिक काल में पुर शब्द का अर्थ दुर्ग या किलेबंद शहर या गढ़ होता था। यह शब्द वैदिक साहित्य में कई बार प्रयोग हुआ है। जहां पे देखेंगे तो इसका उपयोग सुरक्षित और मजबूत बस्तियों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो ये बनी थी आपके कांस्य से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? गोदीबाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है तो ये प्रसिद्ध है आपके लोथल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है ना। तो इसका आंसर होगा 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सही है ना। फिर दूसरा देखेंगे तो अभी तक्षशिला आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। ये तक्षशिला का राजा था। आंसर है ना, आंसर नंबर सी। चलें नेक्स्ट है,
संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होते हैं, है ना, देखेंगे 1 मिनट, हजारीबाग से, हजारीबाग से, केवल बी। और अभ्रक को ना माइका भी कहा जाता है। चले, और ये वर्तमान समय में हजारीबाग जो है झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है ना, तो की जाती है आपको किशनगंज में, किशनगंज में। और ध्यान देंगे, सबसे पहले जीआई टैग भारत में किस खाद्य पदार्थ को दिया गया था, वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे तो चाय उत्पादन के लिए, है ना, मिट्टी और जलवायु चाय खेती के लिए अनुकूल होनी चाहिए, है ना। और किशनगंज को ना मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा आप देखेंगे तो किशनगंज में ही होता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बंगाल से ना बॉर्डर शेयर करता है किशनगंज, है ना, और पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिले हैं बिहार के जो बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। चले, नेक्स्ट है, गंडक नदी का दूसरा नाम है, गंडक नदी का दूसरा नाम है, तो ये है आपके नारायणी, नारायणी, है ना, एवं इसे सालीग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और गंडक नदी का पुराना नाम सदा नीरा है। इसके 3 नामों को याद रखना है, नारायणी, सालीग्राम और पुराना नाम सदा नीरा, है ना। और गंडक नदी काली और त्रिशूली नदी के संगम से बनती है ना। और गंडक नदी बिहार में सोनपुर के निकट गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो ये नहीं करते हैं मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें, तो चलें सेट करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आएगा गोपालगंज, फिर उसके बाद आएगा सिवान, फिर उसके बाद बक्सर, फिर उसके बाद रोहतास, आंसर नंबर डी। और ये अरेंजमेंट वाला अब ऐसे ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन पूछने लगा है, तो हमें ऐसे ही याद रखने की ज़रूरत है। चलें, और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें। नेक्स्ट है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। देखेंगे, सुनंदी कार्यक्रम की शुरुआत 2021 में प्रारंभ की गई थी। और बिहार में समाज कल्याण विभाग और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा अनुपरीक्षण बोर्ड BBOSE के संयुक्त प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता से सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना, तो ये होता है भागलपुर में, भागलपुर में। और भागलपुर को ना सिल्क सिटी भी कहा जाता है। रेशम उत्पादन में देखें तो चीन विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि भारत में कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देंगे, भारत का कर्नाटक राज्य जो है ये शहतूत रेशम के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है, तो ये है आपके एम्पियर, एम्पियर। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है ना, तो ये कहलाती हैं आपके विद्युत कोष, विद्युत कोष। देखेंगे हम लोग, एक्सप्लेनेशन है ऊर्जा स्रोत और रूपांतरण। तो ऊर्जा स्रोत में देखेंगे माइक्रोफोन को, तो यह रूपांतरित करेगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और वहीं लाउड स्पीकर को बात करें तो ये रूपांतरित करेगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और विद्युत हीटर की बात करें तो ये रूपांतरित करेगा विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। और मोमबत्ती रूपांतरित करेगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और भाप इंजन रूपांतरित करेगा उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और इन्वर्टर अगर कन्वर्ट करेगा तो दिष्ट धारा यानी डीसी को प्रत्यावर्ती एसी धारा में। और फोटो वोल्टाइक सेल रूपांतरित करेगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम सभी। क्वेश्चन है, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है और नाव पीछे की ओर गति करती है, तो यह घटना गति के किस नियम का उदाहरण है ना, तो देखेंगे ये गति के
तीसरा नियम का उदाहरण है, गति के तीसरा नियम का उदाहरण है। देखेंगे, रैखिक गति के संवेग संरक्षण के कारण जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक के पीछे की ओर झटका लगता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। चलिए आगे देखेंगे, एक्स रे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब किरण है ना, तो इसका आंसर होगा अनोन, अज्ञात, है ना। हम लोग देखेंगे तो जर्मनी वैज्ञानिक जो थे विल्हेम कॉनराड रॉन्जेटसन ने 1895 में, कब 1895 में एक्स-रे की खोज की थी। एक्स-रे एक विद्युत चुंबकीय विवरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो ये होंगी आपके कांच या शीशा में। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक, है ना। मरकरी वाष्प तथा आर्गन का उपयोग प्रदीप्त ट्यूब में किया जाता है, जहाँ मरकरी वाष्प पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करती है जो फास्फर कोटिंग द्वारा दृश्य प्रकाश में परिवर्तित होता है, और सोडियम वाष्प तथा नियॉन का उपयोग सोडियम वेपर लैंप में होता है, जहां नियॉन प्रारंभिक डिस्चार्ज में मदद करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को सीधे ठोस में से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, है ना। देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है, न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखेंगे, न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियॉन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है, तो ये है आपके प्लेटिनम, प्लेटिनम सबसे भारी धातु है ना। और चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सोना का, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन है? तो ये है आपके हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, अपचयक वे होते हैं जो, अपचयक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। अपचयन वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या अन्य को इलेक्ट्रॉन देने के लिए प्रेरित करते हैं, या दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं एवं स्वयं ऑक्सीकरण से गुजरते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलें देखेंगे हम लोग, सूची 1 है और सूची 2, सूची 1 और सूची 2, तो देखेंगे हम लोग, जस्ट फ्यू सेकेंड हम लोग देखेंगे, है ना। नीला थोथा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, वहीं एप्सम लवण ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा यह होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है ना, तो नहीं है ये कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, है ना। इनमें नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं होता है। जब चलिए और ग्लूकोज का फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है C6H12 और O6। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से विभेदन किया जाता है ना, ये विभेदन किया जाता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो उपयुक्त सभी द्वारा, यानी जीन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण, सफलिंग से। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें बहु विभाजन होता है ना। देखेंगे प्लाज्मोडियम में बहु विभाजन नामक अलैंगिक प्रजनन विधि होती है, जिसमें एक कोशिका के भीतर कई नाभिक बनते हैं और फिर प्रत्येक नाभिक एक नई कोशिका में विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसिस से संबंधित है? क्लोरोफाइसिस से संबंधित है,
तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। देखेंगे हम लोग क्लोरोफाइसिस हरे शैवाल की एक श्रेणी है जिसमें कई सदस्य होते हैं, है ना, जैसे वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स दोनों क्लोरोफाइसिस से संबंधित हैं। और क्लोरोफाइसिस वर्ग के शैवाल को हरे शैवाल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्लोरोफाइसिस वर्ग के शैवाल को हरा शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबेरिन पौधे किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं परडर्म कर्क की छाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है ना। तो ये पाए जाते हैं संवहनीय एधा के ठीक अंदर। नेक्स्ट है, अमाशय रस में मुख्यतः होता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। ध्यान देंगे, अमाशय रस पाचन एंजाइमों से बना होता है। अमाशय में मौजूद प्रमुख एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह गैस्ट्रिक जूस बनाता है जिसमें HCl पानी एंजाइम होते हैं। अमाशय का पाचक रस भोजन के कणों को अम्लीय बनाकर सड़ने से रोकता है। और पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो ये है आपके उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। देखेंगे, कैल्शियम हड्डी और दांत का निर्माण करता है और उन्हें मजबूत बनाए रखता है। यह रक्त के थके जमने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाता है और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को प्रभावित करता है ना। इसीलिए उपयुक्त में एक से अधिक आंसर होगा, है ना, तीनों को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो ये है एमाइलेज, एमाइलेज है ना। देखेंगे, यह कैसिनोज एवं माल्टोज जैसी सरल कार्बोहाइड्रेट संरचना में बदलता है। कौन? देखेंगे, एमाइलेज, एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है और यह हमारे लार में पाया जाता है। और टाइलिन जो होता है यानी एमाइलेज हल्के अम्लीय यानी अम्लीय पर कार्य करता है और इसके पीएच की बात करें तो 6.8 होता है, 6.8 होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में शोषण वर्णक है, तो ये है हीमोग्लोबिन, है ना। देखेंगे हम लोग हीमोग्लोबिन, यह एक लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है ना। यह लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में पाया जाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरी शरीर में ऊतकों तक पहुंचाता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ने के लिए फेफड़ा में वापस ले जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी है जटिल, तो ये है आपके ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो ये होता है पाचक ग्रंथि की बीटा कोशिका में, नेक्स्ट है, इशिहारा परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये है आपके रंग अंधापन से, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म नहीं है ना, तो ये नहीं है सल्मोनेला कुष्ठ, है ना। देखेंगे, सल्मोनेला नामक जीवाणु टाइफाइड और भोजन विषाक्तता का कारण बनता है, जबकि कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है प्रारंभिक से। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद है, तो ये है आपके ग्लूकोज। नेक्स्ट है, किसी गुणसूत्र पर गैर रंजित द्वितीयक संकुचन को कहा जाता है ना, तो ये कहा जाता है उपग्रह अनुषंगी। नेक्स्ट है, कैनाबिस पौधे के किस भाग से चरस प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किए जाते हैं उनके पत्तियों से, फूल से और रेसिन से, है ना, सभी आंसर होगा। चलें नेक्स्ट देखेंगे, मशरूम है एक फफूंदी, मशरूम एक क्या है? फफूंदी यानी फंगस है। यह पौधा नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, क्लोरोफिल नहीं होता है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, यह एक मृतोपजीवी है ना, यानी जीव है।
जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 7 मई को, 7 मई को, है ना। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 युवाओं के फिटनेस को बढ़ावा देने और उन्हें एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 7 मई 2025 को विश्व स्तर पर मनाया गया, है ना। इस पहल की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ने किया है। ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की है? तो ये की है आपको 5 मई को। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में नोटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था, है ना। तो ये बनाया था आपको महेंद्र गुर्जर ने। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को, 3 मई को, है ना। देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र, निष्पक्ष और बहुलवादी मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करना है। ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में स्थापित यह दिवस पत्रकारों को सेंसरशिप, हिंसा और उत्पीड़न जैसी चुनौतियों से बचाने और प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक मानवाधिकार के रूप में स्थापित करने के महत्व पर जोर देता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक के किस क्षेत्र और उसके आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है? इसका आंसर होगा लखकुंडी, है ना। ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किया गया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंगर्सबर्ग कंपनी द्वारा। नेक्स्ट है, 2025 स्पेनिश ग्रा प्री किस फार्मूला 1 ड्राइव से ने जीती, है ना। तो ये जीती हैं ऑस्कर प्रियाशास्त्री। नेक्स्ट है, भारत में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख सरकारी योजनाओं में से कौन सी एक है ना। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो इसका आंसर होगा 100 चयनित कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, गांधीनगर स्थित GIFTCT कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संजय कौल को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना बिहार अभियान के तहत किस नए टूरिस्ट सर्किट को लॉन्च किया गया है ना। तो इसका आंसर होगा सूफी सर्किट। ध्यान देंगे, इस सर्किट में राज्य भर में स्थित प्रमुख सूफी संतों की दरगाहों और खानकाहों को शामिल किया गया, जिससे जैसे कि मनेर शरीफ, बिहार शरीफ और फुलवारी शरीफ। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को बिहार की गंगा जमुनी तहजीब से परिचित करवाना है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, देखेंगे, असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उनका पंजीकरण करना। नेक्स्ट है, 6 मई 2025 को दुबई में शुरू हुए 11वें सेटर्ड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट SMLME सम्मेलन के दौरान किस भारतीय संगठन ने सऊदी अरब के दमदमा में एक नया कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा
भारतीय शिपिंग रजिस्टर, भारतीय शिपिंग रजिस्टर, है ना। चलिए, इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और ये जीएस पेपर का सेट नंबर 7 नेक्स्ट वाला होगा और ये हम लोग का 6 था। चलिए, धन्यवाद।